अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने कूलम लॉ डिस्कस किया था। कूलम लॉ हमें बताती है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कितना स्ट्रांग होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि फोर्स और चार्ज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब चार्ज जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, इसी तरह चार्ज जितना छोटा होगा फोर्स उतनी कम होगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि फोर्स और डिस्टेंस, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस और फोर्स दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फील्ड्स ऑफ फोर्स, एक ऐसी फील्ड या एक ऐसा रीजन जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दूसरे चीज़ों के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है बगैर किसी फिजिकल कांटेक्ट के, मतलब जहाँ पे फोर्स अप्लाई तो हो रहा हो लेकिन जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व ना हो। अब फिजिकल कांटेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम किसी डोर के ऊपर अपने हैंड्स, किसी डोर को हम अपने हैंड्स से पुश करके या पुल करके ओपन करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने हैंड्स के जरिए हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो डोर ओपन या क्लोज होता है। लेकिन एक ऐसा फोर्स जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व ना हो, जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के करीब रखते हैं तो बगैर किसी फिजिकल कांटेक्ट के वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि लेट्स सपोज ये एक मैग्नेट है स्टूडेंट्स, मैग्नेट की गिर्द एक फील्ड होती है जो हमें नजर नहीं आती, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो अब जैसा ही कोई दूसरा मैग्नेट इस फील्ड में एंटर होता है तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से या तो दोनों रिफल करते हैं एक दूसरे को या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है इस फील्ड की वजह से होती है। जब तक दूसरा मैग्नेट फील्ड के बाहर है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही ये एंटर होगा फील्ड के अंदर तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से या एक दूसरे को रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। सेम इसी तरह अर्थ के गिर्द भी एक फील्ड होती है जो हमें नजर नहीं आती। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई चीज इस फील्ड के अंदर आती है तो एक फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, उसकी वजह से जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को हवा में छोड़ता हूँ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब ये तब होगा जब मार्कर इस फील्ड के अंदर होगा, जब मार्कर इस फील्ड से बाहर होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा और जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द भी एक फील्ड होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब जैसे ही कोई दूसरा चार्ज हम इसके अंदर रखते हैं तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और एक दूसरे को रिपल करते हैं। हमने कूलम लॉ में पढ़ा था कि दो सेम चार्जेस, मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसी तरह से दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपल करते हैं। लेकिन दो अपोजिट चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है जो हमें नजर नहीं आता। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत या ताकत, मतलब कोई काम कितनी शिद्दत के साथ हो रहा है, किसी चीज़ की शिद्दत को हम इंटेंसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? किसी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसकी शिद्दत या ताकत को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नज़र नहीं आती तो इसकी इंटेंसिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए हम एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं, ये इसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम डिफरेंट डिस्टेंस पे इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, इसको हम P1 का नाम देते हैं और इसको हम P2 का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि ये चार्ज इन दोनों के ऊपर
फोर्स कितना अप्लाई करता है। अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब स्ट्रांग होगी। अगर कम फोर्स अप्लाई करता है तो इसका मतलब होगा कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग नहीं होगी, कम होगी। अब हमने कूलम लॉ में पढ़ा था कि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब ये चार्ज इन दोनों चार्जेस को बाहर की तरफ रिपेल करेगा। हमने कूलम लॉ में ये भी पढ़ा था कि फोर्स और दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ स्टेटमेंट, अब यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। इस हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स कम अप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग नहीं होगी, कम स्ट्रांग होगी। इसका मतलब है कि चार्ज के जितना करीब होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जितना इससे दूर होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। यहाँ पे एफ रिप्रेजेंट करता है कूलम फोर्स को, क्यू सोर्स ऑफ चार्ज, और Q1 टेस्ट चार्ज। फ्रेंड्स कूलम लॉ इक्वल है इफ इज इक्वल टू के Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट करते हैं, आएगा Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/Q। ये क्यों के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, इसका फार्मूला आ जाएगा। ये था आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।